छात्रों लॉकडाउन चौथे के तहत गाँव नागवाड़ी डिग्री कॉलेज 011 इलाहाबाद में बीसीसी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत फर्स्ट पेपर प्रारंभिक शिक्षा। तो आज हम आपके सम्मुख एक संरचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। छात्रों, प्राचीन काल में वैदिक कालीन शिक्षा भारत में शिक्षा का जो स्वरूप प्रचलित था उसे वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या गुरुकुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। वेद पर आधारित शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसका स्रोत वेद है। भारतीय साहित्य 4 प्रकार के वेद मानते हैं: पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अल्पेकर महोदय कहते हैं कि वैदिक युग से भारत में शिक्षा का तात्पर्य प्रकाश का वह स्रोत जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करता है। इस प्रकार शिक्षा एक प्रकाश है, किंतु यह पुस्तकीय ज्ञान का पर्याय नहीं, क्योंकि प्राचीन काल भारतीय गुरुओं का यह दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य ने भले ही विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, पर यदि उसे अंतर्दृष्टि का विकास नहीं हुआ है और उसमें अध्ययन के फलस्वरूप अंतर्ज्योति नहीं प्राप्त की है तो वह मूर्ख है। केवल क्रियाशील मनुष्य वास्तव में शिक्षित है। वास्तव में वैदिक शिक्षा का तात्पर्य अंतर्ज्योत और शक्ति से था, जिसमें मानव शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक शक्तियों का संतुलित विकास होता है। हम अपने बड़े बुजुर्गों से कहते हैं, सुना है कि आज का बालक कल का भविष्य निर्माता है। इससे स्पष्ट है कि बालक के शतोमुखी विकास के लिए जीवन के प्रारंभिक वर्षों का विशेष महत्व है। 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा को प्रत्येक राष्ट्र का सबसे प्रमुख एवं राष्ट्रीय दायित्व है। कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। प्रत्येक देश आदिकाल से ही अपने नवनिहालों के सर्वोत्तम विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता रहा है और हमारे देश भारत में अनंत सुभाषित वाक्यों से सदा अभिप्रेरित रहा है और आज भी सतत इसी ओर अग्रसर है। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य सबसे पहले व्यक्ति को इंसान बने, उसके बाद भारतीय। ऋग्वेद में कहा गया है कि आँख, कान, नाक आदि में सभी मनुष्य समान हैं, पर जो ज्ञानवान हो जाते हैं वे अन्य से श्रेष्ठ हो जाते हैं। स्पष्ट है, वैदिक कालीन शिक्षा का मकसद व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना, अब ऐसा ज्ञान उसे जो जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो सके। शंकराचार्य कहते हैं, सात विद्या या विमुक्ति। वैदिक कालीन शिक्षा का केंद्र बिंदु धर्म था। धार्मिक भावना का विकास ही शिक्षा का लक्ष्य था। सब कुछ ईश्वर का है, संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। शिष्य का यह तथ्य से अवगत कराया जाए, वह संसारिक मोहमाया को छोड़कर अध्यात्म अग्रसर हो सके, ईश्वर भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर सके। अगला वैदिक कालीन शिक्षा का यह स्थापित तथ्य था कि इस भक्ति और ज्ञानवान वही व्यक्ति हो सकता है जो चरित्रवान है। मनुष्य में कहा गया मात्र गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सुचरित ब्राह्मण, वेदों का ज्ञान रखने वाला चरित्रहीन ब्राह्मण से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। अतः एवं कहा जाता है, वित्त गतेन रक्षते। शिक्षा न केवल बालक को चरित्रवान बनाए बल्कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास भी करे ताकि वह देश का सुयोग्य नागरिक बन सके। जैसा कि फ्रांसीसी विद्वान ने कहा है, यदि शिक्षा से छात्र का मस्तिष्क अधिक प्रवण नहीं बना सकता है, उसमें विवेक नहीं उत्पन्न किया जा सकता है,
तो अच्छा है, पढ़ने के बजाय टीवी से खेला जाए। वैदिक इंग्लिश शिक्षा का सार यह था कि शिष्य जब गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करने के लिए करके वापस समाज में प्रवेश करे तो वह एक संतुलित सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित हो सकती है। इसलिए उसे सामाजिक कौशलों की शिक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसारण करना वैदिक शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके द्वारा भारतीय परंपरा के सतत प्रवाह को संरक्षित किया जा सकता है। अतः वैदिक शिक्षा व्यवस्था में ऐसे विषयों पद्धतियों का समावेश था जो बालक को भारतीयता के प्रति जागरूक बना सके। वैदिककालीन शिक्षा के सिद्धांतों की विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला, वैदिककालीन प्रचलित शिक्षा सबसे अहम बात है कि शिक्षा पूरी तरह राज्य के नियंत्रण से परे थी। यह लोगों का निजी कार्य था जिसका प्रबंधन ब्राह्मणों के अधीन था। राजा या धनी वर्ग स्वेच्छा से इन संस्थाओं को अनुदान करते थे, परंतु ये संस्थाएं इनके द्वारा बनाए गए नियम कानून से स्वतंत्र थे। दूसरा, सार्वजनिक और निःशुल्क शिक्षा। इस काल की शिक्षा देना एक पवित्र कर्तव्य समझा जाता था। छात्र से कोई फीस नहीं ली जाती थी। शिक्षा के द्वारा सभी वर्ग लेने के लिए खुले थे। हालांकि उत्तर वैदिक काल में वर्णाश्रम व्यवस्था से शिक्षा कुछ वर्गों के लिए सुगम नहीं थी। फिर भी पठन पाठन ब्राह्मण वर्ग का धर्म माना जाता था। इस कार्य की श्रेष्ठ शिक्षा को वर्तमान में अधिनियम शिक्षा के अधिकार 2009 की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। शिक्षा का स्वरूप मुख्यतया प्राकृतिक था। बच्चा गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। गुरु व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर प्रत्येक शिष्य को ज्ञान और प्रशिक्षण देता था और बौद्धिक एवं मानसिक क्षमताओं कुशलताओं का संवर्धन करता था। शिक्षा पुस्तकीय न होकर व्यवहारिक थी। बालक गुरु के पास केवल विषयगत ज्ञान ही नहीं प्राप्त करता था बल्कि भावी वयस्क जीवन में प्रवेश करने के पूर्व तैयारी करवाता था। समस्त दैनिक क्रियाओं व्यावसायिक कौशलों को करके सीखता था। शिक्षा आवासीय थी। बच्चा अपना घर परिवार छोड़कर विद्या अध्ययन गुरु के घर जाता था और एक नियत अवधि तक वहां रुककर अपनी शिक्षा पूर्ण करता था। उसे आवासीय सुविधा के लिए कुछ शुल्क नहीं देना पड़ता था, लेकिन प्रत्येक छात्र अपने दैनिक कार्यों को गुरु के निर्देशन में करता था। इससे उसके आत्मविश्वास आता था और समाज का अच्छा नागरिक बनता था। शिक्षा पद्धति गुरु के नियंत्रण से प्रभावित थी। गुरु के नियम निर्देश भी अनुपालित होते थे। गुरु ही शिक्षा का विषय विधि कार्य निश्चित करते थे। बालक उसका अनुसरण करता था। शिक्षा एक मार्ग थी। बच्चों की सहभागिता कम थी। एक वेद का ज्ञाता स्नातक कहा जाता था। 2 वेदों का ज्ञाता बस 3 वेदों का ज्ञाता रुद्र और 4 वेदों का ज्ञाता आदित्य कहा जाता था। शिक्षा व्यवस्था वैदिककालीन व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित और संकीर्ण थी। इस समय की शिक्षा पद्धति में प्रारंभिक माध्यमिक उच्च शिक्षा ऐसा कोई विभाजन नहीं था। अनौपचारिक शिक्षा बच्चे के जन्म से प्रारंभ हो जाती थी। वैदिक शिक्षा के संस्कारों एवं मंत्रों का विशेष महत्व था। बालक 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर लेने के पश्चात गुरुकुल में प्रवेश कर सकता था। 5 वर्ष की अवस्था में चूड़ाकरण संस्कार किया जाता था। इससे विद्या आरंभ संस्कार भी कहा जाता है। विद्या आरंभ के बाद बच्चे की गुरु शिक्षा शुरू होती थी। प्रायः प्रारंभिक शिक्षा माता पिता बुजुर्गों के बीच संपन्न होती थी। परिवार के मंत्रों का उच्चारण अभ्यास पठन प्रारंभिक गणित कथा कहानी आदि का ज्ञान कराया जाता था। उसके पश्चात गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजा जाता था। वहाँ उसका उपनयन संस्कार कराया जाता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, गुरु के पास जाना। उपनयन संस्कार के बाद गुरु सावित्री मंत्र का उपदेश लेकर इच्छा शुरू करता था। उपनयन संस्कार की
संस्कार भी करते हैं। ये धार्मिक संस्कार के बाद भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता था और बीज बनाने लगता था। उपनयन की आयु ब्राह्मण छात्र के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय छात्र के लिए 11 वर्ष और वैश्य छात्र के लिए 12 वर्ष अक्षर का सामान्यतः 12 वर्ष का होता था। अस्पष्ट बालक 5 वर्ष तक की शिक्षा गर्भ संपन्न होती थी, उसके आगे शिक्षा वास्तव में मिलता था। शिक्षा सत्र सामान्य शिक्षा अवधि 1 वर्ष से 4.5 या 5 मास की होती थी। एक अवधि में 4.5 या 5 मास की होती थी। विद्या अध्ययन का कारण श्रावण मास की पूर्णिमा से उपाकर्म समारोह से शुरू होता था और पौष मास की पूर्णिमा चंद्र मास समारोह से समाप्त होता था। शिक्षण काल पठन पाठन प्रातः काल के माध्याह्न तक उस विश्राम तथा भोजन उपरांत सायंकाल तक चलता था। गुरुकुलों में अवकाश भी रहता था। प्रत्येक मास 4 दिन प्रतिपदा पूर्णिमा प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी को अवकाश में रहता था। बच्चों की छुट्टियां मिलती थी। शिक्षा के प्राचीन काल में बड़े बड़े भवन के भीतर शिक्षण काल नहीं होता था। शिक्षा प्रकृति के स्वाभाविक वातावरण में और खुले माहौल में होती थी। यह स्थान सामान्यतः गुरुजनों के आश्रम या घर में हुआ करता था, जो जन कोलाहल से दूर यहाँ रहकर छात्र आचार व्यवहार में सकते थे। वेशभूषा निर्धारित ब्राह्मण की मेखला मन, क्षत्रिय की ताज और वैश्य ऊन की होती थी। अपने शरीर के अधोभाग को ढकने के लिए छात्र सन, रेशम, ऊन के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चूंकि छात्र दिनचर्या में भिक्षाटन में था, इसलिए वे छड़ी का भी प्रयोग करते थे। पाठ्यक्रम वैदिक काल में शिक्षा पूर्ण आध्यात्मिक और व्यवहारिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित थी, इसलिए पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक था। छात्रों को वेद, उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र, स्वयं शिक्षा का भी ज्ञान आवश्यक था। शिक्षा का माध्यम संकेत था। शिक्षण भी मौखिक थी। छात्र आचार्यों द्वारा कई बातों का कंसर्न करता था। इस काल में 3 प्रकार की विधियां थी: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। सर्वप्रथम छात्र गुरु की बात, पहली बात को सुनता था, फिर उसको सुना हुआ मन में चिंतन करता था, फिर अपने व्यवहार में उतारता था। वही छात्र शंका समाधान हेतु गुरु के सम्मुख जाता था। इसके अलावा व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, शास्त्र प्राणी अपनाई जाती थी। आगमन निगमन उदाहरण विषय वस्तु को स्पष्ट करते थे। गुरु शिष्य के संबंध वैदिक काल में गुरु शिष्य में पिता पुत्र संबंध था। पिता को गुरु को मानस पिता तथा शिक्षार्थी को मानस पिता। शिक्षा प्राणी वैदिक काल में शिक्षा प्राणी परीक्षा विहीन थी। गुरु नया पाठ कब तक पढ़ाता था जब तक छात्रों वाले पाठ पढ़ाए गए पाठ को पूरी तरह याद कर लेते थे। वह छात्रों की तैयारी से संतुष्ट हो जाता था। शिक्षा समाप्ति पर विद्यार्थी अपने स्थानीय विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था, जहाँ प्रश्न पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता था। परीक्षा व्यवस्था न होकर कोई प्रमाण पत्र अथवा उपाधियां नहीं दी जाती थी। मुख्यतः विद्यार्थी जीवन की समाप्ति तथा गृह जीवन में पुनः लौटने के समय समावर्तन संस्कार होता था। गुरु शिष्य का नया वस्त्र, आभूषण, जूता, पगड़ी, अंजन, छाता आदि देकर विदा करता था। होमाद क्रिया मधुपर्क के बाद शिष्य विद्यादान प्राप्त लेता था। अतः शिष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दक्षिणा देता था।